नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। पब्लिक इंटरेस्ट में आज पहला परीक्षण भेदभाव और बहिष्कार वाली पॉलिटिक्स का होगा। 3 दिन बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी एक बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग में देश के तमाम राज्यों के साथ प्रधानमंत्री को विकसित भारत वाले मेगा प्लान पर चर्चा करनी है। लेकिन विपक्ष के शासन वाले 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की इस बैठक का बायकॉट कर दिया है। विपक्ष ने अपने विरोध की वजह क्या बताई है? वजह बताई है बजट में जो बंटवारा हुआ है राज्यों के साथ, उसका भेदभाव। क्या वाकई ऐसा हुआ है? कहीं विरोध करने वाले बायकॉट के चक्कर में अपने स्टेट इंटरेस्ट की अनदेखी तो नहीं कर रहे? दूसरा परीक्षण पुणे की घमंडिया आईएएस फैमिली के छल का होगा। पटियाल अकेला ऐसा बंदा है जो पिछले 24 दिनों से पुणे की खेडकर फैमिली के हर फर्जीवाड़े का अपडेट आपको दे रहा है। आज ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर नए आरोपों का बही खाता खुलेगा। दावा है कि बेटी को आईएएस बनाने के लिए दिलीप और मनोरमा खेडकर ने फर्जी तलाक का खेल खेला। बेटी को ओवैसी में नॉन क्रीमी लेयर का लाभ पहुंचाने के लिए कानून की आंखों में फर्जीवाड़े की धूल झोंकी। खेडकर परिवार के छल का हर एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट पटियाल के पास है। आईएएस का छल कितना निराला और कैसे लगा कानून पर तलाक का ताला, ये जानने के लिए बने रहिए पटियाल के साथ। तीसरा परीक्षण नीट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट की रैंकिंग का क्या होगा? क्या अब नीट क्वालिफाई करने वाले 13 लाख कैंडिडेट्स की रैंकिंग बदल जाएगी? फिजिक्स के सवाल पर दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट के बाद कितने कैंडिडेट्स का सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिले का सपना टूटेगा? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले बजट के बाद मोदी सरकार और विपक्ष के बीच हुई तीखी खटपट की बात होगी। सिंगल इंजन वाले स्टेट्स, यानी जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है, उनकी सरकारें बजट में राज्यों के लिए हुए बंटवारे से नाराज हैं। ऐसे राज्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने गुस्से को बहिष्कार वाली पॉलिटिक्स का रूप दे दिया है। मोदी सरकार के बजट में उनको जो हिस्से आया, विपक्ष वाले राज्यों की सरकारों को वो पसंद नहीं आया। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए इन राज्यों के मुख्यमंत्री अब नीति आयोग की बैठक का बायकॉट करने जा रहे हैं। इसमें देश के लिए कुछ नहीं है। पंजाब का बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये एक कमजोर सरकार की मजबूरी में बनी हुई एक बजट है। ऐसा बजट है जिसने लगभग हर व्यक्ति को निराश किया। तेलंगाना की बात और सोच है ही नहीं है। सिर्फ ये राजनीति, कुर्सी बचाने की राजनीति चल रही है। प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है, उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन उन राज्यों के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में शामिल ना होने का फैसला किया है जहां कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों की सरकार है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तेवर ये बता रहे हैं कि वो 27 जुलाई को दिल्ली नहीं आएंगे। इस साल बजट में अपने हिस्से आए फंड्स को लेकर झारखंड, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल भी खुश नहीं है। क्या इन स्टेट्स के सीएम भी नीति आयोग की बैठक में अपना गुस्सा निकालेंगे? इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी, भगवंत मान, हेमंत सोरेन और पी विजयन नीति आयोग की बैठक में आने वाले हैं या नहीं, इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। आंध्र और बिहार में उन्होंने जो सरकार के साथ उनका समझौता चलाने के लिए उस आधार पर उन्होंने पैसा दिया होगा। अभी तक बजट में हमको कुछ नहीं मिला है और ये बड़ी खेद की बात है कि हिमाचल की इस बजट में अनदेखी हुई। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? ఈ రోజు
सबका साथ सबका विकास అనేదైతే ఉందో सबका साथ सबका विकास का नारा फर्जी है। यह बजट कुर्सी बचाओ बजट जैसा लग रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के प्रति केंद्र के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि पीएम अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు కేవలం కుర్చీని కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది। विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों का आरोप है कि देश के बजट में केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा देने में भेदभाव किया। बिहार और आंध्र प्रदेश को अपने हिस्से के बजट के अलावा केंद्र सरकार ने 74,000 करोड़ रुपए दिए। यही 74,000 करोड़ रुपए विरोध और बहिष्कार की सबसे बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि मोदी सरकार को बनाए रखने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के राज्यों को दिल खोलकर पैसा दिया। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों का दुख और बढ़ा। मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को उसके हिस्से के बजट के अलावा ऐसा क्या क्या दे दिया जिसने विरोध की ज्योति को बहिष्कार की ज्वाला में बदल दिया। अब पटियाला आपको इसकी जानकारी देगा। आम बजट में बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए और आंध्र को 50,000 करोड़ रुपए दिए गए। यहां तक तो सब ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बजट के अलावा दोनों राज्यों को विकास के नाम पर करीब 74,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त तौर पर दिए गए। इसमें आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज है और नीतीश कुमार के बिहार के लिए 58,500 करोड़ रुपए का। आंध्र प्रदेश को यह स्पेशल पैकेज नई राजधानी अमरावती को डेवलप करने के लिए मिला है। बिहार को एक्स्ट्रा बजट देने की क्या वजह बताई गई है? अलग अलग सेक्टर में विकास के लिए यह पैसा दिया जा रहा है, खासकर हाईवे का जाल बिछाने के लिए। बजट में हुए कथित भेदभाव के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए विपक्ष ने नीति आयोग की उसी बैठक को चुना। उसी बैठक को अखाड़ा बनाने की तैयारी कर ली है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें एक टेबल पर बैठकर अपने मतभेदों को दूर करके विकास योजनाओं का खाका खींचती हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों के लिए अपने राज्य के विकास के रोड मैप, अपनी मांगों और चिंताओं को सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखने का मौका होता है। जो बैठक केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बनाने का रास्ता है, मनमुटाव खत्म करने का मंच है, विकास को रफ्तार देने का जरिया है। अगर विपक्ष इसी बैठक का बहिष्कार करता है तो नुकसान किसका होगा? नेताओं का, जनता का या फिर राज्य का? विरोध जताने का हक लोकतंत्र में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जनता का या राज्य की कसौटी पर यह हक नहीं जताया जाता कि हम विरोध करेंगे। बायकॉट और कम्युनिकेशन गैप से कई बार आसानी से सुलझने वाले मसले और उलझ जाते हैं। इस बार 27 तारीख को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का एजेंडा क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पटियाल आपको इसकी पूरी जानकारी देगा, लेकिन पहले आप यह समझ लीजिए कि तमिलनाडु और तेलंगाना को बजट से दिक्कत क्या है। इस बार के बजट में तमिलनाडु को 50,000 करोड़ रुपए मिले हैं और मुख्यमंत्री स्टालिन का यह कहना है या उनको ऐसा लगता है कि इतना पैसा तमिलनाडु के विकास के लिए काफी नहीं है। चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए स्टालिन को केंद्र सरकार की मंजूरी और पैसा दोनों चाहिए। बजट में तेलंगाना के हिस्से में 26,000 करोड़ रुपए आए हैं। रेवंत रेड्डी को मेट्रो प्रोजेक्ट, रीजनल रिंग रोड और ITIR कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए और पैसा चाहिए। यहां पटियाल का एक सवाल है, अगर इन राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे ही नहीं तो अपने राज्य के लिए वो केंद्र के सामने किसी बड़े मंच पर अपनी जनता के हक की दावेदारी कैसे पेश कर पाएंगे? बजट का एक तरीका विरोध हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने अपने राज्य के विकास का रोड मैप बताकर उसके लिए पैसा मांगना, यह मीटिंग इसका एक बढ़िया प्लेटफॉर्म भी तो हो सकती है। यही मुख्यमंत्री जनता से जाकर कह सकते हैं कि उनके विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री से पैसा मांग कर आए हैं और अगर नहीं मिलता है तो विरोध की सियासत का विकल्प तो खुला ही है। लेकिन हक की आवाज उठाने के लिए मंच पर ना आना भी तो ठीक नहीं। मसला जनता का है और हक राज्य का है, इसलिए मुख्यमंत्रियों को वो चांस नहीं छोड़ना चाहिए जब उनको केंद्र के सामने अपने अपने राज्य का पक्ष रखने का मौका मिलता हो। इन्होंने पहले भी किया है। मुझे याद है कि पिछले साल 27 मई 2023 को
8 ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स ने नीति आयोग की जो मीटिंग हो रही थी विकसित भारत एट 2047 उसको बायकॉट किया था। ये जो बजट है हमारा, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, दिस इज नॉट अ स्टेट्स बजट, इट्स द बजट फॉर द कंट्री एंड दिस बजट शुड बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट कि आपने फरवरी के महीने में, बिगिनिंग ऑफ फरवरी, यू प्रेजेंटेड एन इंटरिम बजट, तो कुछ वहां पे रेफरेंसेस आए हैं, कुछ यहां आए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये लोग कहते हैं कि कुछ स्टेट्स को कुछ नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले 15 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए थे। मुंबई में उन्होंने 1 लाख करोड़ का डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया। 27,000 करोड़ का दिल्ली मेट्रो के लिए हमने जायका से लोन लिया था, उससे आपके 247 किलोमीटर दिल्ली और कैपिटल रीजन में मेट्रो नेटवर्क है, वो नहीं मिला। मैं तो वैसे सारे आंकड़े दे दूं। नीति आयोग एक फेडरल प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर्स आके माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर मिले, वहां पे अगर उनकी कोई डाउट्स हो वो क्लैरिफाई होंगे। 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मीटिंग होगी। गवर्निंग काउंसिल की इस 9वीं बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। इस लक्ष्य को हासिल कैसे करना है, अब पटियाल आपको यह बताएगा कि आखिर नीति आयोग की बैठक में होता क्या है। मुख्यमंत्री अपने राज्यों से जुड़े मसलों को इस मीटिंग में उठा सकते हैं। जैसे अगर ममता बनर्जी इस मीटिंग में आती हैं तो वो रूरल हाउसिंग और मनरेगा में बकाया फंड्स का मुद्दा केंद्र के सामने उठाएंगी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री और एलजी विभिन्न नीतिगत सुझाव देते हैं। राज्य के उन खास मसलों पर चर्चा होती है जिनमें केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और सहमति की जरूरत होती है। 2015 में नीति आयोग की पहली बैठक में केंद्र और राज्यों के मतभेद दूर करने पर चर्चा हुई थी। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास फंड्स के बेहतर इस्तेमाल, किसानों की आय दुगनी करने, कृषि के लिए सुधार कमेटी बनने, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने, फसलों में आत्मनिर्भरता और अमृत काल के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करना अहम मुद्दा रहा था। अब जो बैठक होगी उसमें विकसित भारत के लिए तमाम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होगी, लेकिन चुनावों में सबके लिए मुद्दा बनने वाले विकास को जब जमीन पर उतारने की तैयारी होनी है तो कांग्रेस और विपक्षी दलों वाली सरकारें बजट के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं, ये जानते हुए कि ना तो दोबारा बजट पेश होगा और ना ही राज्यों के लिए घोषित बजट में फौरन बदलाव की कोई गुंजाइश है। तो विपक्ष के शासन वाली सरकारें बजट के मुद्दे पर विरोध के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ भेदभाव वाला नैरेटिव सेट करना चाहती है। विपक्ष के इसी भेदभाव वाले आरोप का मुद्दा मैंने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल से पूछा। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। अलग अलग योजनाओं से देश के सभी राज्यों को लाभ मिले। आखिर 4 करोड़ 10 लाख जब रोजगार के अवसर होंगे तो स्वाभाविक है सभी राज्यों को उसका लाभ होगा। जब 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे तो अन्य अन्य राज्यों में, जिसमें विपक्ष के राज्य भी होंगे, तो वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कुछ चीजों का जिक्र जरूर किया है, लेकिन अलग अलग राज्यों की जरूरतों को पूरा करने का काम ये बजट करता है। अब पटियाल ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के उस छल का परीक्षण करेगा जिसके मकड़जाल में फंसकर कानून अंधा भी हुआ और गुमराह भी। परीक्षण को आगे बढ़ाऊं उससे पहले पटियाल कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता है। आईएएस बनने के लिए क्या कोई अपने माता पिता का तलाक करा सकता है? क्रीमी लेयर का लाभ लेने के लिए क्या कोई अफसर कानून की आंखों में फर्जीवाड़े की धूल झोंक सकता है? बेटी को आईएएस बनाने के लिए क्या कोई पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का गला घोट सकता है? कुछ इसी तरह के संगीन आरोपों में पुणे की वो खेड़कर फैमिली गिरी है जिनकी करतूतों का पर्दाफाश पटियाल पिछले 24 दिन से लगातार कर रहा है। पुणे की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर और उसके परिवार पर आज नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ट्रेनी आईएएस और उसके परिवार पर क्या आरोप लगे हैं, पहले उनकी जानकारी दे देता हूं। आरोप नंबर 1, बेटी को फायदा पहुंचाने के लिए दिलीप और मनोरमा खेड़कर ने तलाक का फर्जीवाड़ा किया। आरोप नंबर 2, पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का लाभ धोखाधड़ी से उठाया।
आरोप नंबर 3, मॉक इंटरव्यू में पूजा खेडकर ने परिवार की आय शून्य बताई, जबकि पूजा के पास 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। आरोप नंबर 4, बेटी को आईएएस बनाने के लिए दिलीप और मनोरमा ने संपत्ति में फर्जीवाड़ा किया, बेटी के नाम प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड बनवाई। महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है। पूजा पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए मेरे अगल बगल चल रही इन तस्वीरों पर आप गौर कीजिए। सरकार पूजा खेडकर के माता पिता के मैरिज स्टेटस की जांच करा रही है। केंद्र सरकार ने पुणे पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी है। यह पता लगाने के लिए कहा है कि पूजा के माता पिता तलाकशुदा हैं या नहीं। उधर ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को 23 जुलाई तक एकेडमी पहुंचना था। महाराष्ट्र सरकार ने पूजा की ट्रेनिंग को रोकते हुए एक हफ्ता पहले यह आदेश दिया था कि वह 23 जुलाई तक हर हाल में आईएएस एकेडमी मंसूरी रिपोर्ट करे, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। पुणे के कलेक्टर के खिलाफ पूजा ने दुर्व्यवहार की शिकायत दी थी। पुणे पुलिस पूजा को बयान दर्ज करवाने के लिए 2 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन पूजा वहां भी नहीं पहुंची। अब पूजा है कहां? उनकी लोकेशन क्या है? कोई नहीं जानता, ना सिस्टम ना पुलिस। पूजा खेडकर के माता के तलाक का फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? यह तलाक कैसे और कहां हुआ? दुनिया और कानून को कितने शातराना अंदाज से उल्लू बनाया? अब पटियाला तलाक वाले फर्जीवाड़े के सबूत दिखाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं, दिलीप और मनोरमा खेडकर के तलाक की कॉपी है। डाइवोर्स की अर्जी में क्या है, अब इसके हाइलाइट्स बताता हूं, जरा गौर कीजिएगा। इसी में तलाक वाला फर्जीवाड़ा भी छिपा हुआ है। 2009 में दिलीप और मनोरमा खेडकर ने पुणे की फैमिली कोर्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स की अर्जी दाखिल की। तलाक के लिए मनोरमा ने अपने पति दिलीप से कोई मेंटेनेंस भी नहीं मांगा और ना ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा। 25 जून 2010 को पुणे फैमिली कोर्ट से दोनों के बीच तलाक को मंजूरी मिल गई। इसी डाइवोर्स सर्टिफिकेट को आधार बनाकर बेटी पूजा के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हासिल किया गया। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर पूजा को ओबीसी कैटेगरी का लाभ मिला और उसके एग्जाम में अटेम्प्ट्स बढ़ गए। अब पटियाला खेडकर फैमिली के एक और झूठ का पर्दाफाश करेगा। इसके लिए मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। इनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि बेटी को आईएएस बनाने के लिए और क्रीमी लेयर के बेनिफिट्स दिलाने के लिए खेडकर फैमिली किस हद तक चली गई। पहली तस्वीर दिलीप और मनोरमा के डाइवोर्स की है। 25 जून 2010 को दोनों का तलाक हुआ। उनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहा। और दूसरी तस्वीर तलाक के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करती है। बहुजन वंचित अघाड़ी के टिकट पर दिलीप खेडकर ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। नामांकन के लिए जो हल्फनामा उन्होंने दाखिल किया था, अब उस पर जरा आप गौर कीजिए। हल्फनामे में दिलीप ने मनोरमा को अपनी पत्नी बताया है। 40 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। हल्फनामे में जिक्र है कि दोनों अप्रैल 2023 से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। 2010 में तलाक, 23 में फिर साथ थे। दिलीप खेडकर महाराष्ट्र सरकार में क्लास 1 अफसर हैं। इसी वजह से पूजा को ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलना असंभव था। आरोप है कि इसी वजह से खेडकर फैमिली ने जाली तलाक का खेल खेला। इस गड़बड़ झाले के कुछ और सबूत आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभार के पास हैं। आप उनको सुनिए। उन्होंने सिर्फ एक दिखाने के लिए डिवोर्स का नाटक किया है और डिवोर्स एक्चुअली था ही नहीं। जो उन्होंने अभी इलेक्शन में एफिडेविट दाखिल किया, उसमें भी उन्होंने अपने आप को पति पत्नी घोषित किया है। और जो कागजात सामने आए 1995 से लेकर 2005 तक उन्होंने खुद 1,60,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली है। वो कभी भी क्रीमी लेयर में, अलग डाइवोर्स रहने के बाद भी क्रीमी लेयर में नहीं आ रही थी। उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो हासिल भी किया और बच्चों को उसके आधार पर शिक्षा भी दी। अब पटियाला आपको ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का गणित आसान भाषा में समझाएगा। इससे खेडकर परिवार के फर्जीवाड़े को समझने में आपको आसानी होगी। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। जो ओबीसी कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें यूपीएससी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। क्रीमी लेयर में कौन आता है, अब इसकी जानकारी दे देता हूं। अगर किसी कैंडिडेट के माता पिता बड़े संवैधानिक पद पर हैं, ग्रेड ए या ग्रेड बी में क्लास 1 अफसर हैं, ऐसे परिवार के कैंडिडेट को यूपीएससी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स ग्रुप सी या डी में है और इनकम 8 लाख तक है, तो ओबीसी का लाभ उन्हें मिलेगा। पूजा के माता पिता ने तलाक का खेल खेला, लेकिन तलाक के बाद भी इकट्ठे रहे। यह कैसा प्रावधान है जो कानून की आंखों पर पट्टी बांध देता है?
आगे किसी कैंडिडेट का हक न मारा जाए, क्या कानून में बदलाव होना चाहिए? मैंने यही सवाल कानून के जानकार से पूछा तो वो क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। यूपीएससी को अपने तौर पे जो अपना उन्होंने वेरिफिकेशन की चीज़ें बना रखी है कि मैंने जाके कोई सर्टिफिकेट दिया कि मेरी कास्ट ये है, अगर आप उसको सही से वेरीफाई नहीं करेंगे तो लोग ऐसे ही गलत काम करेंगे। क्योंकि देखिए, लोगों को जॉब का जो अब यूपीएससी का एक ऐसा क्रेज़ है कि लोग ये करेंगे, बट यूपीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ों को सही से वेरीफाई करे। जो इस केस में अभी तक जितने तथ्य सामने आए हैं उसमें साफ लगता है कि यूपीएससी ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभाई है। पूजा खेड़कर ने कैसे कानून को धोखा दिया, दिलीप और मनोरमा ने कैसे कानून को गुमराह किया, अब पटियाल इसे भी आपको आसान भाषा में समझाएगा। मान लीजिए किसी के पिता आईएएस हैं, 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने खूब पैसा कमा लिया, बैंक बैलेंस है, मोटर गाड़ी है, बिल्डिंग बना ली, 50 लाख रुपए से ऊपर किराया आता है। अब बच्चे को आईएएस अफसर बनना है, ओबीसी में क्रीमी लेयर का फायदा लेना है। वो कहेगा पापा सामान्य वर्ग में आईएएस नहीं बन पाऊंगा, रिजाइन कर दो। जैसे ही रिजाइन किया, अब कैंडिडेट पर यह सीमा लागू नहीं होती कि उसके पिता क्लास 1 अफसर हैं। अब माता पिता क्या करते हैं, अपनी सारी संपत्ति को बच्चे के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं, गिफ्ट डीड बनवा देते हैं। इससे माता पिता की इनकम 6 लाख से नीचे दिखाई जाती है, जैसे कि पूजा खेड़कर के केस में हुआ। अब क्रीमी लेयर वाले फर्जीवाड़े को कैसे रोका जा सकता है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। जो कैंडिडेट्स अपनी इनकम कम दिखाते हैं उनको 2 तरह के फायदे मिल सकते हैं। एक तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में उनके लिए एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ पोस्ट रिजर्व किया जाता है। उसके अलावा ओबीसी में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर खुद की या माता पिता की आमदनी 8 लाख रुपए सालाना से कम है तो उनको भी उस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। रिजर्वेशन के लिए वो ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं और पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ और SC/ST में होने की वजह से कैंडिडेट्स को अपनी एज तक 42 साल की उम्र तक उनको फ़ायदा मिलता है और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अब नीट की बात। 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ, 4 जून को रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद पेपर लीक के आरोप लगे, गिरफ्तारियां हुई, लाखों छात्रों ने रीनीट की मांग की, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 5 सुनवाई के बाद यह तय हो गया कि रीनीट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि लीक ग्लोबल नहीं लोकल है। पेपर सिर्फ हजारीबाग और पटना में लीक हुआ है, रीनीट नहीं होगा तो अब आगे क्या रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी? आज ये परीक्षण में आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। नीट पेपर लीक ने सीधे तौर पर 24 लाख कैंडिडेट्स को प्रभावित किया। लाखों कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रीनीट की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो रीनीट नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं गम तो कहीं खुशी है। पेपर लीक पर प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। पटना में NSUI कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान NSUI कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल नीट की नई रैंकिंग को लेकर है। रैंकिंग कितनी घटेगी, उसमें क्या बदलाव होगा, कितने कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा और किस किस को नुकसान होगा। फिजिक्स के सवाल पर हुए विवाद का हल दिल्ली IIT के एक्सपर्ट्स ने निकाल दिया। 4 नवंबर का यह सवाल यह था कि 4 नंबर जो दिए गए हैं आखिर उसमें कितना झोल है। NTA ने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों को ही सही माना था। दोनों ऑप्शन टिक करने वाले कैंडिडेट्स को 4 अंक दिए गए थे। 4,20,774 कैंडिडेट्स ने ऑप्शन 2 को चुना था, क्योंकि NCERT की पुरानी किताब में यही सही आंसर था। जबकि 9,28,379 कैंडिडेट ने ऑप्शन 4 को टिक किया था। NCERT की नई बुक के हिसाब से ऑप्शन 4 ठीक था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को IIT दिल्ली के एक्सपर्ट कमेटी से चेक कराया। ऑप्शन 4 सही निकला और सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन 2 टिक करने वालों के अंक काटने के आदेश दिए। ये अंक कटने से कैसे लाखों कैंडिडेट्स की रैंकिंग में फेरबदल होगा, अब पटियाल आपको यह समझाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 4,20,774 कैंडिडेट्स ने ऑप्शन 2 टिक किया था। अब नए रिजल्ट में उनके 5 अंक काटे जाएंगे। 4 अंक गलत आंसर के लिए काटे जाएंगे, 1 नेगेटिव मार्किंग का कटेगा। इसके बाद 44 टॉपर के अंक भी घटकर 720 में से 715 रह जाएंगे। जैसे इन टॉपर्स की पोजीशन नीचे आएगी, ठीक उसी तरह से उन 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट की पोजीशन में भी फर्क आएगा,
जिन्होंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया था और उन्हें भी उसी तरह से 4 अंक दे दिए गए थे जैसे ऑप्शन 4 यानी सही आंसर टिक करने वालों को दिए गए। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट के 5 अंक कम होंगे तो क्या 13 लाख क्वालिफाइड कैंडिडेट की रैंकिंग पर बड़ा फर्क पड़ेगा, इसमें बड़ा बदलाव आएगा? इससे पहले ग्रेस मार्क्स वाले 1563 कैंडिडेट का रिजल्ट भी बदल चुका है, क्योंकि 1563 में से 813 कैंडिडेट्स ने जून के महीने में री एग्जाम दिया था, जबकि बाकी 750 ने ग्रेस मार्क्स काटकर वही रिजल्ट स्वीकार कर लिया था। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर नीट कैंडिडेट्स का क्या कहना है, पहले यह सुनिए, उसके बाद 13 लाख कैंडिडेट की रैंकिंग पर कितना असर पड़ेगा इसका परीक्षण होगा। हम लोग छोटे घर से और हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वापस से प्रिपरेशन को, तो उनको वापस ध्यान देना चाहिए और नीट को फिर से कराना चाहिए। री नीट ना करवाने से बहुत से बच्चों का उम्मीदें टूटी है। इस साल कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल थे, उन सबके साथ अन्याय हुआ। गिरावट हो जाएगी उसमें, और क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन का लोचा हो रहा है तो उसमें गिरावट आ जाएगी, बच्चों की उम्मीदें टूट रही है। एक बार सुप्रीम कोर्ट को फिर से रीचेकिंग करनी चाहिए। कोर्ट 13 लाख बच्चों का नीट नहीं कर सकती थी। अरे आप शुरू के 2 लाख बच्चों का नीट कर देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जिसने गलती की थी वो बाहर हो जाता सिस्टम से। जो पैसे दे जाएगा उस टाइम वो जीत जाएगा, और जो मेहनत करके पढ़ के जाएगा उसका कुछ होने वाला नहीं है। लगा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। लगता है कि मेरी रैंक इम्प्रूव हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा अगर रीनीट का एग्ज़ाम होता था। 4 लाख या 5 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक में डिफरेंस आएगा और 2 से 3 हज़ार रैंक का डिफरेंस आ सकता है। नीट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। 2-3 दिन में नई रैंकिंग के साथ नीट का नया रिजल्ट घोषित कर दिया जा सकता है, लेकिन कैंडिडेट की ऑल इंडिया रैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए 657 अंक पर ऑल इंडिया रैंक 23,800 है, वहीं 652 पर ऑल इंडिया रैंक है 27,800। इन दोनों रैंक के बीच में करीब 4,000 कैंडिडेट्स का फर्क है। 663 अंक पर ऑल इंडिया रैंक 20,000 है। अब अगर 663 अंक वाले का जवाब गलत हुआ तो उसके 5 अंक कट जाएंगे और उसका नया स्कोर होगा 658। ऐसी सूरत में करीब 20,000 छात्र 658 अंक वाले कैंडिडेट से ऊपर हो जाएंगे। अनुमान के मुताबिक अगर छात्र का स्कोर नहीं बदला तो उसकी रैंकिंग 6% तक इंप्रूव हो सकती है। जिसका रैंक पहले 10,000 था, अब वो रैंक 9,400 तक इंप्रूव हो सकता है। फाइनल कट ऑफ भी 720 से घटकर 653 हो सकता है। साथ ही क्वालिफाइंग मार्क्स 162 तक जा सकते हैं। 1.5 महीने से नीट पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो पूरे एग्जाम सिस्टम को ही फ्रॉड कह डाला था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे, जो बार बार फ्रॉड और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो क्या भारत के परीक्षा की सैंक्टिटी को आप भारत ही नहीं दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है। कांग्रेस के रिजीम में कितनी बार पेपर लीक हुआ, कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? राहुल गांधी देश के बच्चों को और भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं? तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? नेताओं का काम हर मुद्दे पर राजनीति करना है। पटियाल ने महीना भर पहले ही कह दिया था कि आम लोगों के जिस मुद्दे या आंदोलन में नेताओं की एंट्री हो जाती है, वो आंदोलन कभी भी सही अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है। उम्मीद तो यह भी जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्टर। शुभ रात्रि।